नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कल बहराइच दौरा रहने वाला है। सीएम वन्य जीव प्रभावित जगहों का सर्वेक्षण करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वन्य जीव प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे। शाम 2:05 चौपर मझारा तौखली उतरेंगे सीएम और भेड़िया प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। सीएम परिवारों के दुख दर्द वो साझा करेंगे और 2:45 पर सीएम श्रावस्ती के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासन ने सीएम आगमन को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। सीएम के बहराइच यात्रा पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सीएम योगी कल श्रावस्ती दौरे पर भी रहने वाले हैं। शाम 3 बजे सीता द्वार पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लोकार्पण करेंगे। जनसभा में सीएम विकास कार्य उद्घाटन उनका करेंगे और 4:25 पर दिगंबर जैन मंदिर जाएंगे। सीएम नवनिर्मित जैन मंदिर का लोकार्पण करेंगे। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला। 2 बड़े कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। 28 सितंबर को गौ सेवा एवं मां पाटेश्वरी पूजा अर्चना में वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहराइच का दौरा सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा, जहां पर जो तमाम वन्य जीव प्रभावित इलाके हैं, जहां पर लगातार लोग परेशान होते रहे क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा वहां पर बना हुआ था। तो ऐसे में वहां पर जो परिवार इससे प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद श्रावस्ती जाएंगे। और ये दौरे जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनके आगमन को लेकर प्रशासन भी पूर्ण रूप से सतर्क होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए गए। रूट डायवर्जन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है पुख्ता कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात रहेगा और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां पर कई सारी विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण उनके हाथों होना है। दिगंबर जैन जो नवनिर्मित मंदिर है उसका लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियों को पूर्ण रूप देने का सिलसिला लगातार जारी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रशासन खासा यहाँ पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की जा रही हैं और इसी के साथ साथ तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है। ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी सौगात ये रहने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा एक के बाद एक ये उनके दौरे रहने वाले हैं, जहां पर पहले बहराइच जाएंगे और उसके बाद श्रावस्ती वो जाएंगे और आगे भी उनके दौरे जो हैं वो इसी प्रकार कंटिन्यू रहेंगे। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। तो अमन, सीएम योगी आदित्यनाथ का बैक टू बैक दौरा है, जहां पर पहले बहराइच जाएंगे, उसके बाद श्रावस्ती जाएंगे। क्या कुछ उनका पूरा टाइमलाइन रहने वाला है? और कल जब पहले वो जाएंगे बहराइच तो वहां पर तमाम जो वन्य जीव प्रभावित इलाके हैं उसमें जो प्रभावित परिवार है उनसे मुलाकात करने वाले, क्या कुछ पूर्ण जानकारी? देखिए निश्चित, जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का कल 3 जो अलग अलग जिले हैं वहां पर दौरा है, जो कि दिन में 2 बजे से उनका दौरा शुरू होगा और जाकर के 9:35 से उनका जो दौरा है वो समाप्त होगा। यानी कि बहराइच, श्रावस्ती और फिर बलरामपुर, इन 3 जिले हैं। वहां पर विकास योजनाओं की बात की जाए या वन जीवों से प्रभावित लोग हैं उनकी बात किया जाए, ये तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। खासतौर पर बहराइच की बात की जाए तो लगभग 45 मिनट ही सीएम बहराइच में रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष भी लगातार ये तरीके आप जिस व्यक्ति से बात कर तो बिल्कुल अमन, कुल मिलाकर उनके जो 3 जिलों के दौरे रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जैसे कि आपने बताया एक ही दिन में उनके 3 जिलों के दौरे रहेंगे और ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर खासा यहाँ पर सतर्क होते हुए तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता करने का काम किया जा रहा है। खासकर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें लागू किया जा रहा है। रूट डायवर्जन से लेकर हर एक चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ अमन जुड़ गए हैं। अमन, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए निश्चित, जिस तरीके से बहराइच की बात की जाए तो वन्य जीव यानी कि भेड़िए से पिछले वर्ष भी जो व्यक्ति हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, वो भी खासा प्रभावित हुए थे। वन विभाग की टीमों में भी
काफी भेड़ियों से लोगों को बचाया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान भी लिया था और सभी तरीके की मदद की भी बात कही थी और खासतौर पर मदद भी की गई थी। खासतौर पर इस वर्ष भी भेड़ियों का जो आतंक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। इस वजह से मुख्यमंत्री, अगर बात की जाए, 45 मिनट का वो दौरा रहेगा बहराइच का, जिसमें खासतौर पर जो सभी भेड़िए से जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और जो समस्याएं उनको देखनी पड़ी है उसको भी लगातार उनसे पूछेंगे और उनको हर संभव मदद की जो बात है वो करेंगे। हालांकि 2:05 के जो बहराइच में कैसरगंज का जो मझारा जो इलाका है वहां पर उनका चॉपर लैंड करेगा और 2:45 पर फिर जो श्रावस्ती के लिए 2:45 पर लैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं 45 मिनट का दौरा है और खासतौर पर सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो श्रावस्ती के दौरे की बात की जाए तो लगभग 3:15 बजे जो इकोना के सीता द्वार पहुंचेंगे। फिर उसके बाद 3:20 से महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर जो शिलान्यास है, जनसभा है वो करेंगे और उसके ठीक बाद 4:10 पर विभिन्न जो कार्य योजनाएं हैं, उद्घाटन जनसभा है वो करेंगे और उसके बाद 4:25 से दिगंबर जैन जो मंदिर है उसका जो नवनिर्वाचित मंदिर है उसका लोकार्पण करेंगे। फिर उसके बाद 4:55 पर जो सीएम योगी हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। फिर 5:10 पर बलरामपुर पहुंचेंगे। 5:30 का जो पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लॉन्च माफ करिएगा जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। फिर उसके बाद लगभग बलरामपुर के दौरे की अगर बात की जाए तो सीएम का 2 दिन का जो दौरा रहने वाला है, जिसके बाद 9:35 पर जो सीएम है वो पाटेश्वरी हेलीकॉप्टर से उद्घाटन के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 28 सितंबर को यानी कि 2 दिन बाद फिर वो वापस लखनऊ आएंगे। तो कहीं ना कहीं 3 दिन का जो सीएम का दौरा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक अहम दौरा माना जा रहा है। विकास योजनाओं के मद्देनजर एक अहम दौरा माना जा रहा है, जिसमें बिल्कुल कई अमन, विकास और 3 योजनाएं जिले जो रहने वाले हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन जैसे कि आपने बताया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर खासा सतर्क है। और हमारे साथ बने रहिएगा अमन, आगे भी तमाम जानकारियों के लिए आपका रुख करेंगे। तो कुल मिलाकर जैसे कि आपने सुना, हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी साझा की गई कि 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। पहले बहराइच जाएंगे, उसके बाद श्रावस्ती जाएंगे और उसके बाद बलरामपुर जाएंगे। और इन दौरों में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है, जहां पर जनता को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर विकास के मद्देनजर भी ये दौरे काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। और इसी के साथ सबसे पहले जब वो बहराइच जाएंगे तो वहां पर तमाम जो भेड़ियों से प्रभावित इलाके हैं, जंगली जानवरों का जहां पर खतरा बना हुआ है, वहां पर पहुंचकर जो प्रभावित परिवार है उनसे मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्रियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में स्थानीय निकायों में करीब 3000 पदों पर भर्ती नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है और इसके अतिरिक्त निवेशकों को दिए जाने वाले अनुदान से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में 12 से अधिक एजेंडे आइटम शामिल हैं, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण से जुड़े तमाम मुद्दे प्रमुख हैं। हम सब भारत में स्वतंत्र हैं अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार का जुलूस, कोई आयोजन जो परंपरा है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो उसकी मजिस्ट्रेट से, पुलिस से अनुमति लेने का कानून है, वो अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी कहीं जुलूस निकालेगा, कहीं ट्रैफिक की समस्या होगी, कहीं पर दूसरी तरफ से कोई और आयोजन हो रहा होता है। इसलिए ये व्यवस्थाएं बढ़ाई गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी इसको सख्ती के साथ लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को बोलते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारे भारत में है ही, लेकिन जुलूस निकालना, कार्यक्रम करना, और ये सभी धर्मों के लागू है, अनुमति के साथ ही करें
और जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके साथ करें। किसी भी अपराधी को, किसी दंगाई को कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था पर व्यवहार करने के कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं का सारे लोगों को अधिकार और सम्मान करते हुए अगर किसी को कोई बात करनी है तो उनके लिए द्वार खुले हैं, बात करेंगे। लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन प्रधान भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमन, कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए निखिल, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो लगभग 12 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, पुरानी जो छात्रवृत्ति योजना थी जो कि लंबे समय से रुकी हुई थी, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, उसको मंजूरी मिलती हुई आज शायद नजर आ रही है। और अगर जिस तरीके से बात की जाए मुख्यमंत्री शहरी योजनाओं की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शहरी योजनाओं के तहत जो शहरी विस्तारीकरण योजना है उसको भी मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात जिस तरीके से की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, कृषि विभाग की बात की जाए और जिस तरीके से जो बुनियादी ढांचे हैं यानी कि स्वास्थ्य की जो बुनियादी ढांचे उनको किस तरीके से और प्रबल किए जाए, मजबूत किए जाए और औद्योगिक विकास में किस तरीके की और रणनीति बेहतर बनाई जाए, औद्योगिक किस तरीके से और बेहतरी की ओर जाए, इसको भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। और जिस तरीके से बात अगर की जाए तो ये जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको भी अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने कई एनएम को भी इसमें नियुक्ति पत्र दिए थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं उनको बेहतर रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहा है। औद्योगिक विकास से जुड़े योजनाएं जिस तरीके से पटल पर आती है उसको किस तरीके से और बेहतर लाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से और बेहतर किया जाए, इस पे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों को किस तरीके से शहर से जोड़ा जाए, किस तरीके से ग्रामीण अंचल को शहरी तौर पे किस तरीके से बनाया जाए, उस पर भी बातचीत हो रही थी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, 2047 का जो विकसित राष्ट्र का जो नारा है उसके लिए लगातार जो प्रयास है वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो लगातार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीण अंचल को शहरी क्षेत्रों से मिलाने की जो पहल जो शुरू की गई है। अमन, और जो कैबिनेट की बैठक है इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर जो है लग सकती है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद कौन कौन से प्रस्ताव निकल कर आते हैं जिन पर मुहर लगती है, उन्हें मंजूरी मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बरेली से खबर है, जहां पर बरेली में बवाल देखने को मिला है। उपद्रवियों ने पथराव यहां पर किया है, तोड़फोड़ भी यहां पर इस दौरान हुई है। भगदड़ का पूरा माहौल ये बना, जहां पर बाजार बंद होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद जो हुआ वो लाठीचार्ज। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने जुम्मे के दिन बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। लिहाजा पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया, लेकिन मौलाना के आह्वान पर बंद जैसे हालात क्यों हुए, नारेबाजी से हालात कैसे बिगड़े, प्रदर्शनकारी पुलिस क्यों भिड़े, वो आज हम जानेंगे। तो कुल मिलाकर बरेली में तनाव की स्थिति इस समय बनी हुई है। पुलिस की ओर से हालात को संभालने के लिए मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। और इस बीच हमारे साथ बरेली से सांसद छात्रपाल गंगवार जी जुड़ गए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। ऐसे में स्थिति जो फिलहाल बरेली में बनी हुई है, बताया यह गया कि जिस प्रकार हालात पहले से ही बन रहे थे, आशंका थी कि यहाँ पर हालात बिगड़ेंगे। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां थी, लेकिन इसके बावजूद मौलाना तौकीर की ओर से जो आह्वान किया गया, हाउस अरेस्ट करने के बावजूद स्थिति कुछ ऐसी बन गई है। तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात आप देख रहे हैं और प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया है, उस पर आपका क्या रुख? मुझे बताना है, दो तीन दिन पहले से यहाँ पर छात्रपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आई लव मोहम्मद ऐसा ये पोस्टर पंप यहाँ शहर में छप रहे थे, लग रहे थे जी। और उसी के आधार पर कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर सक्रिय हुए थे जी। और मौलाना तौकीर ने आज के दिन उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग बुलाने का आह्वान किया। कल हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर उनसे बातचीत किया और उनको चेतावनी दी कि विदाउट परमिशन कोई यहाँ पर प्रदर्शन और एक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। दफा 144 लगा हुआ। उन्होंने इस आधार पर लिख के भी दिया, हाँ कोई कार्यक्रम इस ढंग का नहीं होगा, कोई किसी को नहीं बुलाया जाएगा और सब बात खत्म। ऐसा उन्होंने बोला था, लिखित में दिया हुआ। योजना में तरीके से उन्होंने आज सुबह से ही फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ इकट्ठे करने का कार्यक्रम बना लिया और यहाँ पर एक स्थान निश्चित स्थान पर उन्होंने भीड़ को इकट्ठा करना शुरू किया। भीड़ आई, प्रशासन पहले से सतर्क था, प्रशासन ने उसको रोकने की कोशिश की, उन पर इन लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए, खत्म करने बल प्रयोग हमारे प्रशासन ने किया और भीड़ को तितर-बितर किया है, जहाँ से हटाया है। स्थिति कंट्रोल में है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा छात्रपाल जी, जिस तरीके से स्थिति जो है वो और ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं। कोई संवेदनशील नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, सक्रिय है और सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जितना प्रदर्शनकारियों की ओर से मांग की जा रही है, कानपुर में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए, तो क्या ये कदम उठाया जाएगा? पुलिस की ओर से एफआईआर वापस ली जाएंगी? अभी मुझे नहीं जानकारी है कि कोई किसी के प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, ये मुझे नहीं जानकारी। फिलहाल मुझे जितनी जानकारी वो मैंने आपको बोला है, कानून व्यवस्था सब ठीक है, प्रशासन हमारा एक्टिव है और उन्होंने हल्का बल प्रयोग करके तितर-बितर भीड़ को हटाया है। वहाँ पर इतना हुआ। ठीक है सर, तो जैसे कि आपने बताया फिलहाल हालात वहां पर काबू में है, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर वहां पर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर आपने चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति वहां पर फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जैसे कि आपने सांसद गंगवार जी को सुना, उनकी ओर से भी बात बताई गई है कि वहां पर पुलिस की ओर से हालातों को जो है काबू में लिया गया। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी और भीड़ जो है वो आकर इकट्ठी हुई, लेकिन प्रशासन की तैयारी पहले से थी और ऐसे में भीड़ को तितर बितर यहाँ पर किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ को काबू में करने के लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ है और ऐसे में हालातों को
फिलहाल काबू में ले लिया गया है और ऐसे में स्थिति जो है वो आने वाले समय में भी ना बिगड़े, क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ वो अलग अलग राज्यों तक भी जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर ये विवाद जो है वो शुरू हुआ कानपुर से लेकर पुलिस ने जो इसको लेकर एफआईआर दर्ज की, उसके खिलाफ मुस्लिम संगठन और लोगों की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता पर इसे हमला बताया गया और ऐसे में इसी बात को लेकर जो है ये पूरा मामला जो है वो और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मांग ये की जा रही है, कानपुर में जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर वहां पर दिखाए थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो वापस ली जाए। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फिलहाल आने वाले समय में स्थिति बनती है, क्या ये एफआईआर वापस ली जाती है या फिर क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है प्रशासन की ओर से इस पूरे मसले में उठाए जाएंगे। और आपको बता दें, देखिए आई लव मोहम्मद का ये पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके में शुरू हुआ था, जहां पर सितंबर की शुरुआत में बाराफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल जो पूरा है वो गर्माता हुआ इस दौरान यहां पर नजर आया। इसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए थे। 9 लोगों को नामजद किया गया, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। ऐसे में हालात फिलहाल काबू में है, ये बताया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो कृष्ण जन्मभूमि मामला है उसको लेकर जो सुनवाई होनी है उसको लेकर ये खबर है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर है कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो अक्टूबर में सुनवाई करेगा और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तिथि इसको लेकर जो है मुकम्मल कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे, उन्नाव के आईजी रेंज तरुण गाबा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत शहर के बड़े चौराहे पर फ्लैग मार्च कर महिलाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की। एसपी जयप्रकाश सिंह और भारी पुलिस फोर्स भी इस दौरान मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। त्योहारों को लेकर चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था जनपद में की गई है। यहाँ पर जो हमारे थाने की फोर्स है, साथ में पीएसी बल है, साथ में अगर कोई विसर्जन के समय पे एसडीआरएफ की या बाढ़ राहत कंपनी की आवश्यकता पड़ती है, वो वाली व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। सभी पंडालों पर महिला पुलिस बल भी मौजूद है। जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच में हमारा मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है नवरात्रों के दौरान, जो कि 1 माह तक चलेगा। बढ़ेंगे आगे, चित्रकूट में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण और उपस्थित जनसमूह को दिखाया गया। कार्यक्रम में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली 24 बालिकाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। साथ ही 10 लाभार्थियों को बाल सेवा योजना का लाभ प्रदान किया गया। NRLM से जुड़ी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा एसपी पुलिस अधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति से संबंधित पैम्पलेट भी वितरित किए गए। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। बाराबंकी में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने और पुलिस विभाग को तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों को ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान को ड्रोन दीदी नाम दिया गया है, जो आधुनिक तकनीक और महिला सशक्तिकरण का शानदार मेल है। इस पहल के तहत महिला पुलिसकर्मी अब ड्रोन की मदद से मंदिर, धार्मिक स्थलों, पंडालों, मेलों और संवेदनशील इलाकों में अपराध और संदिग्ध गतिविधियों नवरात्र के समय ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जो जिस दिन हर दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ सभी जनपदों में की जा रही है। उसी क्रम में आज जनपद बाराबंकी में भी यहाँ पुलिस लाइन प्रांगण में ड्रोन दीदी का एक कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है उनको ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है
क्योंकि कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे महिलाओं के प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जहाँ हमको ड्रोन यूज़ करना रहता है बट पुरुष कर्मी अगर यूज़ करते हैं तो लोग आपत्ति करते हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोग अपनी कुछ महिला पुलिस कर्मियों को ड्रोन दीदी के नाम से आज ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमीरपुर में उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सदर बाजार की दुकानों पर जाकर व्यापारियों की समस्याएं जानी और उनके सुझाव भी सुने। प्रदेश अध्यक्ष ने कस्बे का पैदल भ्रमण करते हुए बाजार की स्थिति और स्थानीय व्यापार की चुनौतियों का जायजा भी लिया। वे स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमीरपुर पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और आम जनता स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है। मुकुंद मिश्रा ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी प्रोत्साहन देता है। उद्योग व्यापार मंडल की अभी विकास समिति की बैठक हुई थी, बैठक एटा में हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि स्थानीय व्यापार, स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पर्यटन, जो कि एक नारा हम सबके श्रद्धेय श्याम बिहारी मिश्रा जी ने आज से लगभग 20 साल पहले दिया था। और जब मोदी जी ने स्थानीय व्यापार के लिए बात उठाई है, स्वदेशी की बात उठाई। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।